स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इससे पहले लेक्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। वहाँ पर हमने आपको कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे, जैसे कि परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या है, परसेंटेज इलोंगेशन इन लेंथ क्या है, आपका जो है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो सब हम आपको समझा चुके थे। आज उन्हीं फॉर्मूलों पर जो आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं उन न्यूमेरिकल को करेंगे। आज ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जो है फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे, आपके इजी होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे। बस ध्यान देंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका ए स्टील बार 1.5 मीटर लॉन्ग। एक स्टील बार है जिसकी लेंथ कितनी है 1.5 मीटर है एंड 50 mm वाइड। और वो कितनी वाइड है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई है जी 50 mm एंड 20 mm थिक। और उस बार की मोटाई 20 mm है। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी बार बना लेता हूँ जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 50 mm है और मोटाई 20 mm है। तो पहले देखिएगा आप इधर से, क्योंकि डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या ना क्या चाह रहा है। ये हमने देखे यहाँ पर एक इस तरह से 3D बार बना लेते हैं, क्योंकि इसमें मोटाई भी दी है, चौड़ाई भी दी है, सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपकी देखें यहाँ पर ये हमने एक बार बनाई, ठीक है ना। इस बार की जो लेंथ है वो है जी 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपकी डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी 1.5 मीटर। और इसकी जो ये मोटाई है, ये मोटाई जो दी गई है इसकी दी गई है 20 mm। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी जो ये कितनी वाइड है, ये है 50 mm वाइड है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है 50 mm। तो इस तरह की आपके पास एक स्टील बार है। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। ए स्टील बार 1.5 मीटर लॉन्ग, 50 mm वाइड एंड 20 mm थिक इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। इस बार पर 120 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगा हुआ है। अब टेंसाइल लोड कैसे लगता है, अभी पॉइंट से बाहर की ओर लगेगा, तो यहाँ से इधर आपका कितना लोड लग गया जी 120 किलो न्यूटन का। तो इधर भी लगाना पड़ेगा और इधर भी आपका दोनों तरफ लोड आ जाएंगे जी 120 किलो न्यूटन के। क्लियर है। यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा कि एक बार दी गई है और उस बार पर एक टेंसाइल लोड लगा है 120 किलो न्यूटन का। इफ द एक्सटेंशन इन लेंथ ऑफ बार इज 0.9, यानी 120 किलो न्यूटन का लोड लगाने से उसकी जो लेंथ है, यानी जो 1.5 मीटर की लेंथ है, इसमें 0.9 mm का एक्सटेंशन हो रहा है। यानी जो डेल एल की वैल्यू है, जो लेंथ में चेंज हो रहा है, वो कितना है, वो है जी 0.9 mm। क्लियर है। आगे कहा है इसने मेक कैलकुलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। क्या क्या निकालना है, हमें स्ट्रेस निकालनी है, स्ट्रेन एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द बार मटेरियल। आपको तीन चीज़ें इसमें निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है, स्ट्रेन निकालनी है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है। तीनों चीज़ें देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगा लेंथ की। इस बार की जो लेंथ है एल कितना है, एल है आपका 1.5 मीटर। स्ट्रेस स्ट्रेन में आप ध्यान रखिएगा, जो भी लेंथ होगी आपकी उसे हम mm में लेके चलेंगे। किस में लेके चलेंगे जी, mm में। तो 1.5 मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 1000 की मल्टीप्लाई करी और 1.5 मीटर आ गया आपका 1500 mm। क्लियर है। अब बात करते हैं लोड की। लोड कितना लगा जी, आपका P की वैल्यू कितनी है, आपका P है जी 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन, इसे न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, 120 इंटू 10⁻³ न्यूटन। जो भी फोर्स लगेगा आपका, आप उसे न्यूटन में लेंगे। अगर किलो न्यूटन में है तो किलो को हटाकर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है, किलो न्यूटन को जब न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात आती है कि जो ये 120 किलो न्यूटन का लोड लगा है, ये किस एरिया में लगा है। देखिए ये इस एरिया में लगा है, यही तो एरिया होगा आपका। अब ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा आपका वाइड इंटू थिक, इसकी मोटाई और इसकी चौड़ाई। तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, वो है आपकी 20 mm और इसकी जो चौड़ाई है वो है 50 mm। यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिस एरिया में आपका लोड लगा हुआ है, उसके वो कितना आ जाएगा आपका
वो आ जाएगा जी 1000 mm²। कितना आ जाएगा? 1000 mm²। तो हमने एरिया भी निकाल लिया। उसके बाद एक चीज इसमें और दी है कि इफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0.9 mm, यानी जो डेल एल है जो लेंथ में चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है जी? वो हो रहा है 0.9 mm। क्लियर? अब हमें जो चीज़ें दी गई थी जो हम निकाल सकते थे वो हमने निकाल ली। अब हमें देखना है कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले आपको निकालनी है जी स्ट्रेस। क्या निकालनी है? स्ट्रेस निकालनी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्ट्रेस होती है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, यानी अप्लाइड लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों चीज़ें आपको पता है। देखिए कितना लोड अप्लाई है, आपका जो लोड अप्लाई है वो है 120 इंटू 10⁻³ और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है आपका 1000 mm²। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ से आप 1000 को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगी आपकी 120 और यूनिट आएगी न्यूटन पर mm², क्योंकि लोड आपका न्यूटन में था और एरिया आपका mm में था, mm² में था। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो आपकी निकल गई स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद पूछिए उसने स्ट्रेन। क्या पूछा है जी? स्ट्रेन पूछी है। और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और डेल एल की वैल्यू कितनी है? कितना लेंथ में चेंज हुआ? लेंथ में चेंज हुआ जी आपका 0.9 mm। और लेंथ कितनी थी आपकी? जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थी आपकी 1500 mm। ठीक है? तो 0.9 को जब 1500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0006 mm। सॉरी, mm नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेन आएगी वो आ जाएगी 0.0006। क्लियर है? अब एक लास्ट बचा इसमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपको निकालना है। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, या कह सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E क्या होगा आपका? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है? अब स्ट्रेस क्या है आपकी? स्ट्रेस आपने निकाल ली। स्ट्रेस आई थी आपकी 120 न्यूटन पर mm²। और स्ट्रेन आपकी आई है 0.006। इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो देखिए तीनों चीज़ें आपने कैलकुलेट कर ली कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो जो हमने फॉर्मूले आपको लास्ट वीडियो में बताए थे उन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? देखिए आपका ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है जी आपका? एक होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है जो कैसा है? जो होलो है, जो खोखला है। ठीक है? इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, जो कि किसका बना हुआ है? कास्ट आयरन का बना हुआ है। एंड हैज एन आउटसाइड डायमीटर ऑफ 75 mm। और जो खोखला सिलेंडर है आपका, जो होलो सिलेंडर है, उसका जो बाहरी डायमीटर है, जो आउटसाइड डायमीटर है, वो है जी 75 mm। और जो इनसाइड डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर है आपका 60 mm। तो सबसे पहले एक खोखला सिलेंडर बना लेते हैं। देख लिया, सबसे पहले हमने क्या किया? एक खोखला सिलेंडर बनाया जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये देखिए, ये इस तरह से हमने यहाँ पर एक खोखला सिलेंडर बनाया। ठीक है ना? जिसकी जो बाहरी डायमीटर है आपकी ये वाली, ये कितनी है? ये है जी 75 mm। और ये जो आपकी इंटरनल डायमीटर है ये है आपकी 60 mm। ये दो चीज़ें दी गई हैं अब तक कि आपका जो होलो सिलेंडर है उसका आउटसाइड डायमीटर 75 mm है और इनसाइड डायमीटर 60 mm है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। द सिलेंडर मेजर्स 600 mm इन लेंथ। और उसकी जो लेंथ दी है सिलेंडर की वो कितनी दी है? वो दी है जी यहाँ से यहाँ तक 600 mm एंड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन। और इस पर कैसा लोड लगा है? एक कंप्रेसिव लोड लगा है। कितनी इंटेंसिटी का? 50 किलो न्यूटन का। तो
इधर भी और इधर भी दोनों साइड से कितना लोड लग जाएगा आपका 50 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगेगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कंप्रेसिव लोड लगता है तब लेंथ घटती है और जब टेंसाइल लोड लगता है तब लेंथ बढ़ती है। अब देखिए आगे क्या कहा है इसने इसके बाद, नेग्लेक्टिंग एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल बकलिंग ऑफ द सिलेंडर डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस। क्या क्या निकालना है देखिए हमें, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है यानी सिग्मा निकालना है, एंड शॉर्टनिंग इन लेंथ। शॉर्टनिंग इन लेंथ का मतलब कि लेंथ में कितनी लेंथ आपकी कम हुई यानी डेल एल की वैल्यू क्या आई अंडर दिस लोड। तो इस जब 50 किलो न्यूटन का लोड लगा है तब उसके अंदर स्ट्रेस कितनी हुई और उसकी लेंथ कितनी घटी, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। और टेक द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कास्ट आयरन टू बी 100 गीगा पास्कल। जो जी की वैल्यू दी गई है, जी की वैल्यू आपको कितनी दी है 100 गीगा पास्कल दी गई है। सॉरी ई की वैल्यू जो दी गई है, जी की नहीं ई की वैल्यू कितनी है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू है 100 गीगा पास्कल। तो सबसे पहले देखिए ई की वैल्यू को ही देख लेते हैं। ई की वैल्यू आपकी दी गई है जी 100 गीगा पास्कल। अब इस गीगा पास्कल को आपको चेंज करना पड़ेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। किसमें करना पड़ेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। देखिए कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले जीगा का मतलब होता है 10⁹। जीगा का मतलब क्या होता है 10⁹। तो मैंने जीगा को हटाकर 10⁹ की मल्टीप्लाई कर दी। और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा आप, जीगा का मतलब क्या होता है, जीगा का मतलब होता है 10⁹ और पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह आपका आ गया 100 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको किस में बदलना है, एमएम में बदलना है। अब 100 × 10⁹ अपॉन, जब नीचे क्या है देखिए, ऊपर तो मीटर न्यूटन है, नीचे मीटर है। जब मीटर को मैं एमएम में बदलूंगा तो क्या होगा, 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1000 से नीचे भाग कर दूंगा क्योंकि ये एमएम नीचे है, अपोन में है तो 1000 भी अपोन में आएगा। और यहाँ पर जब एमएम का स्क्वायर है तो 1000 का भी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो मीटर को मैंने एमएम में बदला तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, ई की वैल्यू आ जाएगी 100 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 100 × 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये भी आ सकता है क्योंकि 100 क्या होता है 10⁻²। तो सबसे पहले तो आपने ई को कन्वर्ट कर लिया किसमें, ई को कन्वर्ट करा आपने न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। या सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं कि अगर ई गीगा पास्कल में दिया गया है तो गीगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻³ की मल्टीप्लाई करते हैं। आप सीधे ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। गीगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻³ की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, या जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि किस किस तरह से हमने चेंज किया है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ई के बाद निकालते हैं जी एरिया। एरिया कौन सा, जहां पर आपका 50 किलो न्यूटन का लोड लगा है। तो एरिया क्या आएगा, देखिए खोखला है सिलेंडर तो एरिया आएगा π/4 इंटू आउटसाइड डायमीटर माइनस इनसाइड डायमीटर। आउटसाइड का डायमीटर कितना है आपका 75 स्क्वायर और इनसाइड डायमीटर कितना है आपका 60, ठीक है नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 75 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। एरिया आ जाएगा आपका यहाँ से निकल के 1589.62 mm स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने निकाल लिया कि जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपका लोड काम कर रहा है, कितना लोड काम कर रहा है जी, लोड है आपका 50 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को न्यूटन में बदलेंगे तो आ जाएगा 50 × 10⁻³ न्यूटन। जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में 50 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगा है वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1589.62 mm स्क्वायर। क्लियर है। तो तीनों चीजें निकाल ली आपने, ई की वैल्यू भी निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकाल ली और पी की वैल्यू भी आपने किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट कर ली। क्लियर है। इसके बाद आपको देखिए इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालनी है जी स्ट्रेस। क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है। और स्ट्रेस का फॉर्मूला आप भली बात ही जानते हैं कि स्ट्रेस होता है अप्लाइड लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अप्लाइड लोड कितना है आपका, ये है 50 × 10⁻³
और क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका 1589.62 mm²। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.45 न्यूटन पर mm²। क्लियर है? तो इसी के साथ देखिए आपने यहाँ पर एक चीज़ तो निकाल ली, स्ट्रेस कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस के बाद हमें क्या निकालना था? स्ट्रेस के बाद हमें निकालना था शॉर्टनिंग इन लेंथ, कि लेंथ में कितना चेंज हुआ। शॉर्टनिंग इन लेंथ, दो ही चीज़ें निकालनी थी हमें इसमें। अब देखिए शॉर्टनिंग इन लेंथ कैसे निकलेगी। शॉर्टनिंग इन लेंथ के लिए आपको देखिए पता है, आपको पता है स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन होती है आपकी डेल एल ओवर एल, यही तो होती है। तो यहाँ से डेल एल क्या आ जाएगा? डेल एल आ जाएगा स्ट्रेन इनटू एल। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि चलो आपको डेल एल तो निकालना है और एल आपको दिया गया है 600 mm, ठीक है ना, लेकिन जो स्ट्रेन है ये आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर आप स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? देखिए स्ट्रेन निकालने के लिए क्या है, देखिए आपको पता है फॉर्मूला एक है कि E इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही तो होता है जी। E इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे E दिया गया है और मैं स्ट्रेस ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रेन क्या आ जाएगा? स्ट्रेन आ जाएगा आपका स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो ये स्ट्रेन की वैल्यू थी इसकी जगह क्या रख दूंगा? स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी सिग्मा ओवर ई। तो डेल एल की वैल्यू आपकी देखिए क्या आएगी? डेल एल की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 31.45 न्यूटन पर mm²। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है आपकी 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm²। और जो आपका एल है, लेंथ कितनी थी आपकी? ओरिजिनल लेंथ थी 600 mm। यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद आपकी डेल एल की वैल्यू आ जाएगी 0.1887 mm, 0.1887 mm। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपका पूरा हुआ ये वाला न्यूमेरिकल भी। आपको देखिए होलो सिलेंडर दिया गया था, उसमें से हमें क्या निकालना था? नॉर्मल स्ट्रेच निकालनी थी। और लेंथ कितनी शॉर्ट हुई है, जो डेल एल की वैल्यू आई है ये दिखा रही है कि आपकी इतनी लेंथ कम हुई है, इतनी लेंथ आपकी कम हुई है। कम क्यों हुई है? क्योंकि आपका लोड कंप्रेसिव लगा हुआ था। आपका लोड कैसा लगा हुआ था? कंप्रेसिव लोड लगा हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ए स्टील वायर 2 मीटर लॉन्ग एंड 3 mm इन डायमीटर। एक स्टील का वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ की वायर बना देता हूँ। ये आपका मैंने वायर बनाया किसका? स्टील का। ये किसका वायर है? ये स्टील का वायर है। ठीक है, इस स्टील के वायर की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। क्लियर है? और जो उसकी डायामीटर है, डायामीटर कितनी है जी? डायामीटर है जी इसकी यहाँ से यहाँ तक 3 mm। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। देखिए इज एक्सटेंडेड बाई 0.7 mm ड्यू टू वेट सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर। यानी वायर पर अगर कोई वेट काम कर रहा है, कोई फोर्स काम कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जो लेंथ है वायर की वो 0.75 mm बढ़ रही है। ठीक है, अब इसने देखिए अभी तक वेट तो दिया नहीं, अब तक इसने वेट नहीं दिया। इसने ये दिया है कि अगर स्टील के वायर पर कोई वेट काम कर रहा है, मैंने मान लिया कि पी वेट या पी फोर्स काम कर रहा है, ठीक है नहीं, तो इस वेट के काम करने से इसकी जो लेंथ है डेल एल वो कितनी हो रही है? डेल एल यानी चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है? 0.75 mm। ये केस दिया गया है कि 2 मीटर लंबा और 3 mm डायमीटर का एक स्टील का वायर है जिस पर कोई लोड काम कर रहा है और उस लोड की वजह से उसकी लेंथ में 0.75 का इजाफा हो रहा है, 0.75 उसकी लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, अब आगे क्या दिया देखिए, इफ द सेम वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द ब्रास वायर। अगर उतना ही वेट जितना कि स्टील के वायर पर लगा है, उतना ही वेट किस पर लगा है? उतना ही वेट लगा है जी ब्रास वायर पर। अब ये ब्रास वायर क्या है? देखिए ब्रास वायर दिया है जिसकी लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर लॉन्ग और डायमीटर दिया है 2 mm। तो मैंने क्या किया? एक वायर और बनाया जी। ठीक है,
ये वायर और बनाया मैंने, ये किसका बनाया जी, ये बनाया मैंने ब्रास का वायर। इस ब्रास के वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है जी 2.5 मीटर। कितनी है, 2.5 मीटर। और इसकी जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये है जी 2 mm। कितनी है, 2 mm है। ऊपर वाले की 3 mm थी, इसकी 2 mm आ गई। इट इज इलोंगेटेड बाई 4.65 mm। उतने ही लोड पर जितना की लोड इस पर लगा हुआ था स्टील वाले पर, उतना ही लोड इस पर लगा है। तो उतना ही लोड लगने से इसकी जो लेंथ है, इसका जो डेल है, उसकी वैल्यू आ रही है 4.65 mm। 4.65 mm। क्लियर है। ये डेल किसका है, ये स्टील का है, और ये डेल किसका है, ब्रास का है। ठीक है भाई। तो ये कितना आ रहा है आपको, ये आ रहा है 4.65 mm। अब इसने पूछा क्या है, इसने कहा डिटरमाइन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास। जो ब्रास का वायर है इसका ई क्या होगा, ई बी क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है। और क्या दिया है, इफ डेट ऑफ स्टील इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो स्टील दिया गया है, इस स्टील का जो ई की वैल्यू दी है वो दी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की तो दे दी, और किसकी पूछ ली, ब्रास की पूछ ली। ठीक है नहीं। अब दो केस हो गए जिसमें सेम लोड लगे हैं, एक की इलास्टिसिटी दी है, दूसरे की इलास्टिसिटी आपको निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाना है। देखिए आप यहाँ पर जानते हैं E= क्या होता है, E= होता है सिग्मा अपॉन, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये तो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी = लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है नहीं। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका P/A। ठीक। और स्ट्रेन होती है आपकी del L/A। तो E की वैल्यू आ गई आपकी PL/A del L। PL/A del L। क्लियर है। ये हो गई ये आपकी यहाँ पर किसकी वैल्यू, E की वैल्यू। ठीक है। ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, del L = PL/AE। PL/AE लिख सकते हैं नहीं। तो इस फॉर्मूले का यूज हम इसमें करेंगे, क्योंकि मुझे एल भी दिया गया है, ए भी दिया गया है, ई भी दिया गया है, डेल एल भी दिया गया है, सब चीज़ें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं किसके लिए लूँगा, सबसे पहले मैं लूँगा, देखिए यहाँ पर फॉर स्टील वायर। फॉर स्टील वायर। अब स्टील वायर के लिए देखिए, जैसे ये फॉर्मूला है del L = PL/A। यहाँ पर del L की वैल्यू कितनी है, इसका जो स्टील की del L है वो है 0.75 mm। तो del L की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा जी 0.75 mm। mm में पुट करेंगे लेंथ, आपको पता है कि सारी लेंथ mm में लेनी है। लोड आपको किस में लेना है, न्यूटन में लेना है। और एरिया आपको mm स्क्वायर में लेना है। और ई की वैल्यू लेनी है आपको न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये आपको सब पता है किसमें, न्यूटन और mm, बस यही दो चीज़ें चलेंगी स्ट्रेस वाले चैप्टर में। अब P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू जो देखो P ही है, दोनों में सेम है तो इसमें भी P आएगी। L कितना है, लेंथ कितनी है, ब्रास का जो स्टील का जो वायर है, स्टील के वायर की लेंथ है जी 2 मीटर। तो इसे mm में बदलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा P × 2000। कितना आ गया, P × 2000। अब बात आती है जी एरिया की। एरिया कितना आएगा, यानी जो एरिया है, जिस एरिया पर आपका ये P फोर्स लगा है, ये कितना आएगा, इसकी डायमीटर है देखिए 3 mm। कितना है, 3 mm डायमीटर है। तो इसका एरिया आ जाएगा π/4 × 3 का स्क्वायर। π/4 × 3 का स्क्वायर। और उसके बाद आएगा ई की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसमें ई की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही दी गई है, तो इसे चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एज इट इज में ऐसे ही लिख दूंगा, क्योंकि इसकी यूनिट जो हमें चाहिए थी वही है। अब इस पूरे फॉर्मूले के अंदर आप देख रहे होंगे कि सब चीज़ें हमें पता है, केवल P को छोड़ के, केवल P को छोड़ के मुझे सब चीज़ें पता हैं। तो यहाँ से मैं P की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो ये आ जाएगा 0.75 P = 0.001415 P। क्लियर है। जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी। और यहाँ पर P = आ जाएगा आपका 0.75 अपॉन 0.001415। ठीक है। और यहाँ पर P की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 530 न्यूटन। कितनी आएगी, 530 यानी 530
न्यूटन। तो यहाँ पर आपने एक वैल्यू निकाल ली कि जब आपका स्टील के वायर पर एक फोर्स लगा हुआ था और उसकी लेंथ 0.75 चेंज हो रही थी, उस समय आपकी जो पी की वैल्यू आई है वो आई है जी 530 न्यूटन। अब बात करते हैं देखिए ब्रास वायर की, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे ब्रास वायर की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है। तो फॉर ब्रास वायर में भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल एल इजिकल टू पी एल ओवर ए। अब आप देखिए डेल एल, जो डेल एल है ब्रास वायर के लिए वो कितना है, वो है जी 4.65 mm। तो मैं क्या रखूँगा, यहाँ वैल्यू रखूँगा, डेल एल की वैल्यू रखूँगा 4.65। क्लियर है। ये ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मुझे क्योंकि इसके में ई निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इसमें ई निकालना है। तो ई निकालने के लिए मैं सीधा फॉर्मूला ये भी लगा सकता हूँ यहाँ पर, इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ई का फॉर्मूला है, ई का फॉर्मूला क्या है, ई का फॉर्मूला है आपका ये वाला, ई इजगल टू पी एल इंटू ए डेल एल, ई इजगल टू पी एल इंटू ए डेल एल, ये है ऊपर, ठीक है नहीं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से। देखिए पी की वैल्यू कितनी है, पी दोनों में सेम है, पी की वैल्यू मैंने अभी निकाल ली है, फाइंड आउट की है 530 न्यूटन। एल कितना है, ब्रास का जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है जी 2500 mm। 2500 mm क्यों है, क्योंकि ब्रास का जो वायर है उसकी लेंथ दी गई है 2.5 मीटर। कितनी दी गई है, 2.5 मीटर लेंथ दी गई है। जब 2.5 मीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2500 mm। क्लियर है। और एरिया कितना आएगा भाई, एरिया आएगा आपका π/4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। इसकी डायमीटर कितनी है, जिस क्रॉस सेक्शन में आपका पी फोर्स लगा है ये वाला, इसकी डायमीटर है जी 2 mm, यानी π/4 इंटू 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, π/4 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और डेल एल यानी कितनी लेंथ चेंज हुई आपकी, आपकी लेंथ जो चेंज हुई है वो हुई है जी 4.65 mm। क्लियर है। अब इतना काम करने के बाद देखिए इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, जहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी ई बी की, इसे बी भी लगा देते हैं। ई बी का मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास, इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके निकल कर आएगी ई की 90747 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 90747 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसी के साथ देखिए ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। ये भी इजी ही क्वेश्चन था, वही फॉर्मूले हम लगा रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होती है पी अपॉन ए, स्ट्रेन क्या होती है डेल एल ओवर एल, और इलास्टिसिटी क्या होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। उन तीन फॉर्मूले की हेल्प से ही आप आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलते हैं। इस वीडियो का ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में करा रहे हैं आपको। और जितने भी न्यूमेरिकल आपको बुक्स से मिलेंगे आप ऐसे करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बच्चों। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें ज़रूर, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चे बीटेक के हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, आप उन्हीं सभी बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो भी सब्जेक्ट को इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझाता हूँ मैं आपको, लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का। ये भी देखिए इसमें जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन हमने कर्व बनवाया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बाद हमने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी, कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा। देखिए पढ़ते हैं कि यह है क्या, इसने क्या है देखो द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट मेड ऑन ए स्टैंडर्ड टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन। भैया देखो एक टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन हमने लिया और हम उस पर क्या कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। और जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं तब कौन सा कर्व बनता है, तब आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है, ठीक है नहीं। तो उसने क्या दिया है देखो, ओरिजिनल डायमीटर एंड गेज लेंथ 15 mm, ओरिजिनल डायमीटर एंड गेज लेंथ कितनी दी है 15 mm एंड 60 mm। यानी ये 15 mm क्या है, ये तो ओरिजिनल डायमीटर है आपका, और ये 60 mm आपकी गेज लेंथ है। यानी जब आपने कोई
वर्कपीस लिया, यानी वर्कपीस जैसे हमारा ये आ गया इस तरह से, ये आपका जैसे मान ले कि ये आपका ये स्पेसिमेन हो गया आपका, क्लियर है। इस स्पेसिमेन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है जी 60 mm। कितनी है, 60 mm। डायग्राम में देखिए इसलिए बना रहा हूँ, डायग्राम से इजीली चीज़ समझ में आ जाती है। तो ये आपका 60 mm है और ये आपका 15 mm है। इसका जो डायमीटर है वो 15 mm और जो इसका लेंथ है वो 60 mm है। उसके बाद इसने कहा देखिए मिनिमम डायमीटर एट फ्रैक्चर, यानी जब फ्रैक्चर हुआ तब आपका जो नेक पर जो आपका डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, 10 mm रहेगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन गेज पॉइंट एट फ्रैक्चर 75 mm। यानी जब ये वर्कपीस आपका ब्रेक हो गया, जब ये वर्कपीस आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया जी, वो हो गया जी आपका यहाँ पर 10 mm। देखिए इस तरह से मान लिया ब्रेक हो गया इस तरह से, तो यहाँ इस जगह ब्रेक होने के बाद ये जो आपका डायमीटर आएगा ये कितना आ गया, 10 mm आ गया। और आपकी जो लेंथ आई वो कितनी आ गई आपकी, वो आ गई जी 75 mm। कितनी आ गई, 75 mm आ गई। तो दोनों चीज़ें दे दी कि ओरिजिनल जब वो हमारा ओरिजिनल स्पेसिमेन था उसकी लेंथ और डायमीटर कितनी है, और जब हमारा स्पेसिमेन फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद इसका डायमीटर और उसकी लेंथ कितनी है, वो सब चीज़ें दे दी गई। अब आगे इसने देखिए क्या कहा है, इसने कहा है लोड एट यील्ड पॉइंट। क्या दिया है, लोड एट यील्ड पॉइंट एंड फ्रैक्चर कितना है जी, 40 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन, 45 किलो न्यूटन। यानी लोड, यानी पी की वैल्यू दी है, पी की वैल्यू किस पॉइंट पर, यील्ड पॉइंट पर। मैंने कह दिया देखिए पी वाई का मतलब हो गया लोड एट यील्ड पॉइंट। ये दिया है आपको 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन का मतलब आ गया 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है। उसके बाद क्या है, फ्रैक्चर पर दिया है, यानी पी एफ, या ब्रेकिंग भी कह सकते हैं, पी बी भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं। जो पी एफ की वैल्यू है, फ्रैक्चर पर कितना लोड है, फ्रैक्चर जब आपका फ्रैक्चर हुआ पॉइंट तब उस पर 45 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। जब यील्ड पॉइंट पर था तब 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था, और तब आपका फ्रैक्चर पॉइंट पर था तब आपका 45 किलो न्यूटन का लोड लग रहा था। उसके बाद दिया देखिए मैक्सिमम लोड डेट स्पेसिमेन कुड टेक 70 किलो न्यूटन। यानी जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है, जो अल्टीमेट पॉइंट होता है, पीएम की जो वैल्यू है, मैक्सिमम लोड कितना है आपका 70 किलो न्यूटन है। इसे मैं क्या कह दूंगा 70 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए सारे पी अलग अलग हैं, इसलिए मैंने यहाँ वाई लगा दिया। वाई किसे डिफाइन कर रहा है, यील्ड पॉइंट को, एफ कर रहा है फ्रैक्चर पॉइंट को, एम कर रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस को या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को। अब देखिए निकालना क्या है वो देख लीजिए। इसने कहा मेक कैलकुलेशन फॉर यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्लियर है। अब आपको पता है देखिए यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, यील्ड स्ट्रेंथ होगी आपकी यील्ड लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, वो होगी मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी आपकी ब्रेकिंग लोड, या जब ब्रेकिंग पर जो लोड होगा अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ए, जब आपका स्पेसिमेन जो ओरिजिनल था उसका एरिया, उसका एरिया देखिए कितना आएगा यहाँ पर π/4 इंटू 15 का स्क्वायर। यही तो आएगा भाई, क्योंकि इसके डायमीटर कितनी थी 15 थी। तो π/4 इंटू 15 के स्क्वायर से जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा आपका, वो आएगा आपका 176.625 mm स्क्वायर। क्लियर है। अब आप तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, जो तीनों चीज़ें पूछी हैं, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये तीनों आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले निकाल लेंगे यील्ड स्ट्रेंथ, यानी सिग्मा वाई। सिग्मा वाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा py/a। क्लियर है। यानी यील्ड पॉइंट पर जितना लोड लगा हो उसे किससे डिवाइड कर देंगे, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से। यानी 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 176.625। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी 226.47 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है भाई। यहाँ से आपकी
सिग्मा वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि आपकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। अब बात आती है आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अल्टीमेट टेंसाइल यानी सिग्मा यू या सिग्मा एम भी कह सकते हैं, अल्टीमेट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट एक ही होता है। ये आपका होगा देखिए पी एम अपॉन ए, यानी मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैक्सिमम लोड कितना लगा है आपका, मैक्सिमम लोड लगा है जी 70 इंटू 10⁻³ का, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपका 176 इंटू 625। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 396.32, कैलकुलेट करेंगे तो 396.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी दूसरी वैल्यू निकल गई, देखिए कि आपका जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। थर्ड है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यानी सिग्मा बी। सिग्मा बी या क्या कह सकते हैं, सिग्मा एफ, फ्रैक्चर भी कह सकते हैं। तो सिग्मा बी आपका आएगा देखिए पी एफ यानी लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और फ्रैक्चर पॉइंट पर कितना लोड लगा है 45 इंटू 10⁻³ का, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ये चलता रहेगा आपका 176/625। तो यहाँ से आपको जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो आएगी 254.78 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको तीनों चीज़ें निकालनी थी, तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली कि कितनी आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है, कितनी आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और कितनी आपकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। अब बी पर आते हैं। देखिए बी में उसने कहा परसेंटेज इलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया आफ्टर फ्रैक्चर, यानी कितने परसेंट आपकी लेंथ बढ़ी और कितने परसेंट आपका एरिया घटा, ये निकालना है आफ्टर द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने के बाद। तो रिडक्शन एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए और फाइनल यानी ए और ए डैश। तो ओरिजिनल तो मैं पहले निकाल चुका हूँ, फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आएगा देखिए π/4 इंटू, अब जब ये फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर होने के बाद इसकी डायमीटर कितनी थी फ्रैक्चर पॉइंट पर 10। तो यहाँ पर π/4 इंटू 10 स्क्वायर से मैंने फाइनल एरिया निकाला। फाइनल एरिया आएगा आपका 78.5 mm स्क्वायर, 78.5 mm स्क्वायर। अब सबसे पहले देखिए निकालते हैं इसमें परसेंटेज इलोंगेशन। परसेंटेज इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन किस में होता है, ये होता है जी लेंथ में। परसेंटेज इलोंगेशन होता है आपका फाइनल लेंथ यानी एल डैश माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100। इससे होता है देखिए फाइनल लेंथ कितनी है आपकी, फाइनल लेंथ है आपकी 75। फ्रैक्चर पॉइंट पर आपकी जब फ्रैक्चर हुआ तब उसकी लेंथ कितनी है 75, और ओरिजिनल लेंथ थी आपकी 60 अपॉन एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओरिजिनल लेंथ भी कितनी थी 60 आएगी यहाँ, यानी 75 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू 100। तो यहाँ पर आप जब निकालेंगे तो आपकी जो इलोंगेशन आएगा, आपका इलोंगेशन आएगा यहाँ से 25%, परसेंटेज में आएगा ये, ठीक है ना। यह आपका आ गया परसेंटेज इलोंगेशन। अब इसके बाद आता है देखिए परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, देखिए परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या आएगा ये भी समझ लीजिए। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, उसका फॉर्मूला आपको पता है, देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया होता है आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 100। क्योंकि जो आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा रहेगा और फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा। तो आपका जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आ गया आपका 176.625, और जो आपका फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है जी आपका 78.5। क्लियर है। इसे किससे डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे 176 इंटू 625 से, और यहाँ पर आपका जो आएगा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया वो आपका आ जाएगा 55.56%, 55.56%, यानी इतने परसेंट एरिया आपका घटा, इतना परसेंट एरिया आपका घटा। अब देखिए सी में क्या पूछा है, सी में देखते हैं जी आपका सी में क्या पूछा गया है। सी में पूछा गया है देखिए आपका परसेंट नॉमिनल एंड ट्रू स्ट्रेस एट फ्रैक्चर। सी पॉइंट देखिएगा आप यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए नॉमिनल एंड ट्रू स्ट्रेस एट फ्रैक्चर।
देखिए नॉमिनल स्ट्रेस क्या होती है, नॉमिनल स्ट्रेस होती है आपकी जब हम किसी भी लोड को ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हैं। किसी भी पॉइंट पर जब हम ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर रहे हैं तब आपकी होती है नॉमिनल स्ट्रेस। और ट्रू स्ट्रेस क्या होती है आपकी, ट्रू स्ट्रेस वो होती है जब हम किसी भी पॉइंट पर लोड को ट्रू एरिया, जो आपको समय ट्रू एरिया है उससे डिवाइड करते हैं, तो आता है आपका ट्रू स्ट्रेस। और हमें ये स्ट्रेस कहाँ निकालनी है, फ्रैक्चर पर निकालनी है। तो फ्रैक्चर पर निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालता हूँ, देखिए नॉमिनल स्ट्रेस एट फ्रैक्चर। तो जब फ्रैक्चर पर नॉमिनल स्ट्रेस में निकाल रहा हूं तो क्या आएगी, ये आएगी आपकी लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए। ठीक है नहीं, तो आपका जो लोड है फ्रैक्चर पॉइंट पर वो कितना है, वो है जी 45 किलो न्यूटन। वो तो दिया गया है कि फ्रैक्चर पॉइंट पर आपका 45 किलो न्यूटन का लोड लगा है, यानी 45 इंटू 10⁻3। और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है आपका 176.625। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो नॉमिनल स्ट्रेस आ जाएगी आपकी 254.78 न्यूटन पर mm²। क्लियर है, ये तो आ गई नॉमिनल स्ट्रेस। अब आती है जी आपकी यहाँ पर ट्रू स्ट्रेस। क्या आती है जी, ट्रू स्ट्रेस एट फ्रैक्चर। तो ट्रू स्ट्रेस देखिए क्या आएगी, ट्रू स्ट्रेस एट फ्रैक्चर, तो ट्रू स्ट्रेस में क्या आ जाएगा, देखिए लोड तो वही रहेगा फ्रैक्चर पॉइंट पर, लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट अपॉन, अब जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ट्रू एरिया। ट्रू एरिया मतलब जब फ्रैक्चर पॉइंट पर कितना था, फ्रैक्चर पॉइंट पर ट्रू एरिया था आपका A'। ठीक है भाई, तो लोड एट फ्रैक्चर पॉइंट तो वही आ जाएगा आपका 45 इंटू 10⁻3। और ट्रू स्ट्रेस पर जो एरिया है वो कितना आएगा जी आपका, उस A' की वैल्यू कितनी है, A' की वैल्यू है आपकी 78.5 mm²। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ट्रू जो स्ट्रेस आएगी एट फ्रैक्चर वो आ जाएगी 573.25 न्यूटन पर mm², 573.25 न्यूटन पर mm²। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो आपका नॉमिनल स्ट्रेस होगी, नॉमिनल स्ट्रेस में हम जो डिवाइड करेंगे वो हम करेंगे ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से। जिस पॉइंट पर भी पूछेगा नॉमिनल स्ट्रेस उस पॉइंट का लोड ले लेंगे और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर लेंगे। और जो ट्रू स्ट्रेस पूछेगा, ट्रू स्ट्रेस में जिस पॉइंट पर भी ट्रू स्ट्रेस पूछेगा उस पॉइंट पर कितना लोड लगा है, और जब उस पॉइंट पर ये लोड लगा हुआ था तब उसका एरिया कितना था क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ट्रू स्ट्रेस। हमने आपको पहले बताया था कि नॉमिनल स्ट्रेस कर्व क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस कर्व क्या होता है, इसीलिए वो हमने आपको पहली वीडियो में समझाए थे। आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को हमारे, और वीडियो को शेयर जरूर शेयर जरूर करें बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा, अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेस के टाइप कितने होते हैं, स्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं, पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, वो सब हम आपको अगले लेक्चर में समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।